पहला जो सवाल है फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर कितना है वो थोड़ा बताइएगा। 1, फर्स्ट सवाल क्या है? यहां से शुरू है ना, मतलब 151। उसका ऑप्शन पहला सही होगा। उसमें क्या पूछा गया है ये बात समझ लीजिए। उसमें बेल्जार एक्सपेरिमेंट के बारे में पूछा गया, जो मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया था। बेल्जार एक्सपेरिमेंट प्रिस्ले का एक्सपेरिमेंट है। उस एक्सपेरिमेंट में मैंने आपको पहली ही लाइन जो उसका रिजल्ट हम लोगों ने निकाला था, उसमें मैंने आपको यही बताया था कि इस एक्सपेरिमेंट से ये बात कंफर्म की गई कि फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है वो एयर की क्वालिटी, यानी फोटोसिंथेसिस एयर की क्वालिटी को रिस्टोर कर रहा है, जो कैंडल के द्वारा और चूहे के द्वारा जो खराब किया जा रहा है उस जार के अंदर एयर की क्वालिटी को, वो कौन रिस्टोर कर रहा है? मिंट का प्लांट। किस प्रोसेस से? बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो आप उस ऑप्शन के साथ जाएंगे जिसमें रिस्टोर की बात की गई होगी। आ रही बात समझ में? तो कौन से ऑप्शन में रिस्टोर की बात की गई है? पहले वाला। तो आपका 51 का जो आंसर होगा वो क्या होगा? पहला। पेपर सबके पास होगा तो मैं डायरेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन और आंसर के साथ जाएंगे। आप पेपर देखेंगे, जब वीडियो देखेंगे तो ठीक है। चलिए अब बात करते हैं। दूसरा क्वेश्चन जो है मैं देखता हूं क्या है। दूसरे क्वेश्चन में ये बात की गई है कि इक्वेशन दिया हुआ है। ये इक्वेशन जो है वो फोटोसिंथेसिस का इक्वेशन है, और इसमें याद रखिएगा कि आपसे सवाल ये पूछा गया है कि द एबव इक्वेशन व्हाट इज द सोर्स ऑफ रिलीज्ड ऑक्सीजन। देखिए समझिए इस बात को। क्वेश्चन नंबर क्या है भाई? 152। इक्वेशन क्या दिया हुआ है? इक्वेशन है फोटोसिंथेसिस का। क्या इक्वेशन है भाई? 6CO2 प्लस बोलो 12H2O, और क्या बन जाएगा यहां बताइए? ग्लूकोज बनेगा। और इसके साथ क्या बनने वाला है? ऑक्सीजन गैस रिलीज होगा। और क्या होने वाला है? 6 वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज होगा। यही बात है ना? यही बात है ना? अब बताइए, सवाल आपसे ये पूछा गया है कि ये जो ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है ये किसके स्प्लिटिंग से रिलीज हो रहा है? तो मैंने आपको कितनी बार बताया है कि जो वाटर है, जब वाटर की स्प्लिटिंग होती है PS2 पे, तो कौन रिलीज होता है? ऑक्सीजन। आ रही बात समझ में? तो किसके स्प्लिटिंग से ऑक्सीजन गैस रिलीज हो रही है? वाटर के। तो इसमें आप क्या बोलेंगे आंसर? ओनली वाटर। आ रही बात समझ में? तो 152 का आंसर क्या है? दूसरा। क्या कोई कंफ्यूजन है इसमें? कोई दिक्कत नहीं। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 153। ये सीधा सा सवाल है। 153 में ये बात की गई है कि अगर आपको ये बात पता होगी बेल्जार एक्सपेरिमेंट, तो वहां पे मैंने आपको सिखाया था कि स्टेप सेकंड में मैंने आपको क्या बताया था कि इन्होंने माइस और कैंडल जब बुझ गया तो माइस और कैंडल के बीच में इन्होंने क्या रख दिया? मिंट का प्लांट। एक प्लांट रखा, और इस प्लांट का नाम क्या है भाई? मिंट का प्लांट, जो एयर की क्वालिटी को क्या कर रहा है? रिस्टोर कर रहा है। तो आपसे एक सिंपल सा सवाल पूछा गया है कि जो प्रिस्ले का एक्सपेरिमेंट है, बेल्जार एक्सपेरिमेंट, इसमें किस प्लांट को लिया था प्रिस्ले ने? तो आंसर क्या है? मिंट प्लांट। तो आप ऑप्शन देखेंगे, इसमें 153 का मिंट प्लांट जो है वो सेकंड ऑप्शन में है। तो आपका आंसर क्या होगा? सेकंड। आंसर क्या होगा? सेकंड। आ रही बात समझ में? बता देंगे ये बात। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कौन सा सवाल है भाई?
वॉन नील की बात कर रहा है। तो देखिए मैंने आपको वॉन नील में, ये सवाल क्या है, 154 की बात कर रहे हैं। एक एक बात अगर आप देखेंगे ना तो आप कोई ऐसा सवाल नहीं जो आप ना कर पाए। आरी भाषा अगर आप उसको सही तरीके से सोचेंगे, मैंने जो पढ़ाया है वो बातें अगर आपके दिमाग में रहेंगी। देखिए मैंने कहा था कि हाइड्रोजन डोनर लाइट रिएक्शन का ध्यान समझिए। हाइड्रोजन डोनर दो हो सकते हैं, या तो क्या होगा बताइए, वाटर होगा, या क्या हो सकता है H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड। मैंने कहा था अगर हाइड्रोजन डोनर वाटर है तो ऑक्सीजन गैस रिलीज होगी, ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस कहते हैं। अगर हाइड्रोजन डोनर H2S होगा तो याद रखिएगा कि एनऑक्सीजनिक मतलब सल्फर गैस रिलीज होगा, ऑक्सीजन नहीं रिलीज होगा, तो इसको एनऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस कहते हैं। आ रही बात समझ में? अब एक बात और, एनऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस बहुत कम ऑर्गेनिज्म में होता है। मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, ऑक्सीजनिक। मैंने बताया भी था एग्जाम्पल में, साइनोबैक्टीरिया में क्या होता है, एनऑक्सीजनिक। प्लांट्स में, सॉरी मैं क्या बोल रहा हूँ, साइनोजेनिक में ऑक्सीजन, साइनोबैक्टीरिया में ऑक्सीजनिक, प्लांट्स में ग्रीन प्लांट ऑक्सीजनिक, प्लांट लाइक प्रोटिस्टा ऑक्सीजनिक, जैसे क्राइसोफाइट, डायनोफ्लेजेस, यूग्लिनॉट सब में ऑक्सीजन। तो कौन है, मैं सिर्फ 2 एग्जाम्पल लिखवाया था एनऑक्सीजनिक में, और वही एग्जाम्पल आपके पेपर में दिया गया है, जिसमें कौन 2 एग्जाम्पल है, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया और क्या है, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया। तो एक तो ये हो गया ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, और दूसरा है पर्पल सल्फर बैक्टीरिया। शांत हो जाइए। यानी सवाल में आप देखिए खुद और आप डिसाइड करिए यार। वॉन नील ने एक्सपेरिमेंट के दौरान हाइड्रोजन फॉर अ सुटेबल ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड H2S लिया और रिड्यूस CO2 कार्बोहाइड्रेट टू डेमोन्स्ट्रेट दिस। किस लिए, क्या कि कौन है एग्जांपल भाई, क्लैडोफोरा और एरोबिक बैक्टीरिया नहीं होंगे। आ रही बात समझ में? क्लैडोफोरा ग्रीन एल्गी है, ग्रीन एल्गी प्लांट्स में आते हैं, प्लांट्स में हाइड्रोजन ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस होता है, तो हाइड्रोजन डोनर क्या होगा, H2S। एरोबिक बैक्टीरिया मतलब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में चल रहा है मामला। एरोबिक बैक्टीरिया मतलब ऐसे बैक्टीरिया जो ऑक्सीजन रिलीज कर रहे हैं, और ऑक्सीजन कब रिलीज होगा, जब ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस होगा। तो हाइड्रोजन डोनर क्या होगा, वाटर। तो बच क्या गया यार, पहला और दूसरा, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। सल्फर नाम में ही है यार, बकलोल भी लगा लेगा। 144 का आंसर क्या भाई, इसका आंसर क्या बोलो, 4th ऑप्शन सही है। बता देंगे, बता देंगे। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 155, ध्यान सुनो। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट फाउंड इन द क्लोरोप्लास्ट अकर। देखिए कितना अच्छा सवाल है। क्या सवाल भाई, 155, एकदम ध्यान से सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो डिस्कस कर रहा हूं मैं। अगर आपको ये चीजें समझ में आ रही हैं, इसका मतलब पेपर आपका ये चैप्टर तैयार है। नहीं समझ में आ रही है तो कोई मतलब नहीं है पढ़ने का। आ रही बात समझ में, ध्यान सुनिए, ना समझ में सोचिए कि क्यों नहीं आया समझ में। देखिए 155, मैं आपसे एक सवाल पूछूं, ये क्लोरोप्लास्ट है क्या, ये कम से कम जब से पढ़ा रहा हूं ये चैप्टर 50 बार से ज्यादा तो इसको बना ही दिया हूं। उसके बाद भी अगर आपको ये डायग्राम क्लियर ना हो तो समझिए कि आपको अपना टकला नहीं, अपना पूरा सर फोड़ लेना चाहिए। बात समझ में आ रहा है? यानी वाकई में आपको अंदर से अपने आप से बड़ा वो महसूस होना चाहिए, शर्मिंदगी। क्यों, कैसे समझते, पढ़ क्या रहे हैं आप, समझ रहे हैं कि नहीं, इसका मतलब आप कर क्या रहे हैं। अगर आप खाली देखेंगे ध्यान से तब वो आपको, घर नहीं भी पड़ेगा तब वो याद होना चाहिए। समझ रहे हैं? तो देखिए ना यार, ये क्लोरोप्लास्ट है, कौन बैठा है अंदर, अरे ये कौन बैठा है यार, ग्रेना है ना, थैलापा, स्टोमल लैमेला।
इस पर बैठा है, फोटो सिस्टम में ना बैठा है। अरे यार इस फोटो सिस्टम में ही तो पिगमेंट रुलाओगे। अच्छा, अरे यार तुम लोग तो बड़ा खतरनाक रुला भी दोगे। इसी फोटो सिस्टम में क्या है भाई, पिगमेंट है, और पिगमेंट में क्लोरोफिल बात कर सकते हैं। अब देखिए आंसर देखिए ना, बता दीजिए। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट इन फाउंड इन क्लोरोप्लास्ट अकर इन थैलाकोइड मेम्ब्रेन। ये क्या है जहां ये प्रेजेंट, ये क्या है भाई, थैलाकोइड मेम्ब्रेन। क्या किसी को दर्द है? अब अगर दर्द है तो फिर उसको तो मैं बताऊं, हरी बात समझ। देखिए थैलाकोइड मेम्ब्रेन, तो आंसर क्या दे देंगे आप, कौन सा है 155 का ऑप्शन क्या जाएगा भाई, थैलाकोइड में पहला थैला जाएगा आंसर। ठीक है, फर्स्ट 155 का फर्स्ट। अब आ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, फोटोकेमिकल फेज ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो देखिए 156 में फोटोकेमिकल को समझिए। कई लोग फोटोकेमिकल में झुंझुना बजा रहे होंगे। फोटोकेमिकल फेज, ध्यान समझिए यार, फोटोकेमिकल फेज को ही बोलते हैं लाइट रिएक्शन। अगर अब भी किसी को दर्द हो तो मैं उस दर्द का इलाज तो बहुत अलग तरीके से करना पड़ेगा। देखिए आप बताइए, आप खुद बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। लाइट रिएक्शन में क्या, पहला ऑप्शन है फोटोलिसिस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। तो क्या लाइट रिएक्शन में होता है कि नहीं होता है वाटर मॉलिक्यूल। दूसरा फोटोफॉस्फोराइलेशन, क्या लाइट के प्रेजेंस में एटीपी बनता है, ये भी सही है। रिडक्शन ऑफ CO2, आपसे कोई पूछे CO2 का रिडक्शन तो केल्विन साइकिल में होता है ना, और वो सेकंड स्टेप में होता है। आरी बात में किससे होता है, NADPH से, और NADPH बनेगा कहां, लाइट रिएक्शन में। तो अभी बना नहीं, तब तो रिडक्शन ही हो गया। आरी बात, दिमाग लगाइए यानी कौन सा ऑप्शन सही है, पहला और दूसरा। तो यानी लास्ट वाला ऑप्शन क्या, ऑल एक्सेप्ट 3। तो आप किसके साथ जाएंगे, यानी इसमें जो आंसर होगा फोर्थ ऑप्शन जो है ये करेक्ट है। समझ रहे बात, यानी इस लाइट रिएक्शन में क्या हो सकता है, क्या हो सकता है बोलो, फोटो क्या लिखा, फोटोलिसिस ऑफ वाटर, क्या ये सही है, सही है। दूसरा फोटो लाइट के प्रेजेंस में फॉर्मेशन ऑफ ATP, फास्फोराइलेशन, ये भी क्या है, सही है, यानी ऑप्शन फोर्थ। बता देंगे ये बात। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन के पास, क्या भाई 157 है, ध्यान से देखो यार। 157 फर्स्ट स्टेप इन द लाइट डायरेक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस इज, पहला स्टेप कह रहे लाइट रिएक्शन का पहला स्टेप। देखो ना, ये है थैलाकोइड का मेम्ब्रेन, ए देखो ध्यान से, कई लोग इसी में उल्टा सीधा सोचते हैं। ये क्या भाई, थैलाकोइड का मेम्ब्रेन, ये PS1 है कि PS2 मानते हैं इसको, मानते हैं। और ये क्या है, PS1। एकदम ध्यान से देखिएगा, लाइट हम लोग ले रहे हैं लेस देन 680 नैनोमीटर, तो PS1 पे भी पड़ेगा, PS2 पे भी पड़ेगा, दोनों पे पड़ेगा ना लाइट। तो पहला काम क्या हो रहा है, लाइट पड़ा तो इलेक्ट्रॉन बना के ऊपर भागेगा। अरे भागेगा कि नहीं भागेगा, अरे यार तो पहला काम क्या हो रहा है, कई लोग पानी के पीछे पड़ जाते हैं, पड़ जाओ। क्या है पहला काम, इलेक्ट्रॉन का क्या होना, एक्साइट होना। अब इसका इलेक्ट्रॉन इधर भाग गया तो कहता है अच्छा पानी आ रहा हूं मैं, अब कहता अब वाटर आता है। तो दूसरा स्टेप में वाटर की क्या है, सेकेंड स्टेप में स्प्लिटिंग है वाटर का। आ रही बात समझ में। और जो इलेक्ट्रॉन ये मिला है, ये कहता आ रहा हूं मैं, तुम्हारा कमी पूरा कर दूंगा, ये इसका कमी पूरा कर देता है। और ये कहता है मैं जा रहा हूं कहां जा रहे हैं तुम, NADPH, इसको मिल गया इलेक्ट्रॉन। समझ रहे हैं, यानी फाइनली गया किसका इलेक्ट्रॉन, तो बोलेंगे वाटर का। लेकिन पहला स्टेप क्या था, इलेक्ट्रॉन का एक्साइट होना। ऑप्शन देखिए किसमें है ये, पहला,
यानी 157 का कौन सा आंसर सही है? फर्स्ट, पहला, फर्स्ट। बता देंगे, एक एक बात क्लियर करिए। आ रही बात समझ में कि नहीं? समझिए। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। कौन सा है भाई? बोलो। 158। आ जाइए 158 को देख लेते हैं हम लोग। देखिए क्या है। which ion play prominent role in photolase of water? देखिए ना यार, आपको बताया था ना, इस पानी को फाड़ने के लिए कुछ आयन की जरूरत पड़ती है, Mn2+ और Cl-। ये दो देखिए कहाँ है, तो इसमें आप देखेंगे तो दो कहाँ मिल जाएगा आपको? अरे Mn सब में पड़ जाएगा क्या? नहीं, मैग्नीज और क्लोराइड। तो मैग्नीज और क्लोराइड देखिए चौथे में मिलेगा आपको, बाकी तो कहीं मिल नहीं रहा है, चौथे के साथ चले जाइए। और इसमें कौन सा आंसर सही होगा? फोर्थ। आ रही बात समझ रहे? अब आज के बाद कैल्शियम भी याद कर लीजिएगा। समझ रहे बात? क्या याद कर लीजिएगा? कैल्शियम। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 159। यार अगर आप वाकई में सॉल्व करेंगे ना ये सब चीजें, क्या है इसमें, अगर आप सही तरीके से सोचते हैं। मैं एक बात बता रहा हूं आपको, आप देखिएगा कभी कहीं पर भी, डॉक्टर की नहीं बात कर रहा हूं मैं, किसी के घर में अगर कोई प्रशासनिक अधिकारी बन गया तो अक्सर मैं देखता हूं कि 2-4 लोग बन जाते हैं कुछ ही सालों के अंदर, ऐसा। आ रही बात? और डॉक्टर बन गया तो पूरा खानदान ही डॉक्टर बन जाएगा। आ रही बात? तो क्या है ये? कुछ है क्या? कुछ नहीं है। आ रही बात? समस्या ये है कि पहली बार इस बात को कौन करने वाला है, और ये चीजें आपको तरीका मिल जाता है सोचने का। एक अगर कोई डॉक्टर बन गया तो वो फिर बाकी समझ जाते हैं कि मामला क्या है। बस यही है, बस कुछ और नहीं मिलता है। वो कुछ नहीं करेगा। जो डॉक्टर बन रहा है वो कहीं और पढ़ रहा है, वो आगे क्या देख रहा है क्या उसको? कोई बहुत गाइड। आपको ये लगता होगा कि जो दूसरा भाई उसका डॉक्टर बन गया तो वो दिन भर को पढ़ाता होगा, कुछ नहीं उखाड़ता है। अरे बात समझ में नहीं? बस ये लगता है कि अगर ये ऐसा कर रहा था, मैंने देखिए ये क्या कर रहा है, तो वो दूसरा वाला भी समझ जाएगा मामला कोई बहुत बड़ा नहीं है, हो जाएगा, बस काम करना पड़ेगा। तो वही में खेल है। चैप्टर को समझने क्या, कुछ नहीं, बस काम करना पड़ता है, जो आप नहीं करते हैं या करते हैं तो बस हार मान जाते हैं। जब लगेगा कि थोड़ा मामला डिस्टर्ब है, आप उसको फुटाक फेंक देंगे, कुछ और पढ़ने लगे। नहीं यार, उसको हार मान जाओगे तब तो जंग जीतोगे कैसे? आपको पता है, आप कभी भी हिस्ट्री को देखेंगे ना एक बार पीछे जाके, तो बहुत सारी जगह पर देखेंगे कि किसी के पास 10 लाख की सेना है और किसी के पास 20,000 की। 20,000 वाला जीत गया, 20,000 वाला जीत गया। बात एक नहीं, आप कई लड़ाइयां देखेंगे कि बहुत कम सेना, बहुत कम उनके पास इंस्ट्रूमेंट है, फिर भी जीत गए। समझ रहे हैं? प्लानिंग बहुत तगड़ी थी, बहुत तगड़ी प्लानिंग। अरे प्लानिंग अगर आपका सही नहीं है, बात समझ, आप काम नहीं कर पाएंगे। आप कितना भी आपके पास रिसोर्स आ जाए, अगर आप सही तरीके से नहीं सोचते हैं, आपके लिए चैप्टर वो कभी आसान नहीं हो सकता, कभी आसान नहीं हो सकता। आ रही बात समझ में? सोचने, एक छोटी सी बात आपको इतनी आगे लेके जा सकती है ना, आप सोच भी नहीं सकते। तो सोचिए थोड़ा सा कि सही तरीका क्या है। सही तरीका मैं जो समझता हूं यार, आप करते क्या है, मैं सबके बारे में, मैं मतलब हम लोग सब ह्यूमन ही है, नेचर ही है, तो मैं जानता हूं कि मामला क्या चल रहा होगा। 19-20 चलता है। आप कभी भी ये नहीं करते हैं ना, आज जो पढ़ाया गया तुरंत जाके आज ही पढ़ ले, कभी भी नहीं करते हैं। हाँ, कुछ लोग हो सकते हैं, हाँ कभी ऐसा किया भी तो 10 दिन किया, फिर आगे का पूरा गोल है, कभी कॉन्टिन्यूटी बन ही नहीं पाई। आप हमेशा वो पढ़ते हैं जो आपने 1 महीने पहले पढ़ा था, और अगर आप ये काम प्लांट फिजियोलॉजी के साथ करते हैं तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। अब आज पढ़ेंगे, 2 महीने बाद उतने ही डाउट रहेंगे जितना 2 महीने पहले था। वो एक भी डाउट आपका क्लियर होने वाला नहीं है, उतना ही जानते रहेंगे जितना पहले से जानते रहते थे। तो आप काम करिए, नहीं तो मामला क्या होगा, आप जब कहा जाए उसी समय करिए, जब पढ़ाया जाए उसी समय करिए। अब यकीन मानिए बहुत ज्यादा फायदा होने वाला। बीमारी अभी हो रही है, इलाज 2 महीने बाद कराओगे, डॉक्टर कह रहा अभी दवा खा लो,
कहोगे नहीं मैं अभी नहीं खाऊंगा, मैं अभी दूसरा दवा खा रहा हूं, ठीक कर लो इलाज। समस्या, बच्चा बात ही नहीं मानता, पता नहीं क्यों। मैं देखता हूं वही मामला, वो पढ़ेगा, हालांकि 3 घंटा पढ़ रहा है, 4 घंटा, लेकिन वो पता नहीं क्या कुछ और पेपर उठा के सॉल्व करने लगेगा, वो कुछ और काम करने लगेगा। फिर वो अपना दिमाग चलाता रहता है, तो अगर वो सेलेक्ट भी होता है ना, तो जहां 2 साल में होना चाहिए वो 5 साल में होता है। वो कहता है मैं सेलेक्ट हो गया, अबे तुम 2 साल पहले सेलेक्ट हो गए होते। समझ रहे हैं कि नहीं? 5 साल झुंझुना बजा रहे हो क्योंकि सही डायरेक्शन, सही रास्ते में चले नहीं। तो जैसे बहुत सारे बच्चे हैं जो अपना ब्रेन चलाते हैं, अच्छा भी काम होता है उनके साथ, लेकिन वो रास्ता तय करने में समय लगाते हैं क्योंकि बात मानते नहीं। समझ रहे हैं? तो आपको एक छोटा सा काम है, जब पढ़ाया जाए तभी आपको बहुत कम ताकत लगानी पड़ेगी। अब ये क्या पेपर, इस पेपर को, जो पेपर आप, जिस पेपर पर आपने 3 घंटा खर्च किया है, उस पेपर को तो जब तक मेडिकल कॉलेज में ना चले जाएं तब तक उस पेपर से आपको इतनी मोहब्बत होनी चाहिए कि दुनिया में किसी चीज से नहीं होनी चाहिए। इस पेपर पर आपने 3 घंटा खर्च किया है, आप उठा के दूसरा किताब सॉल्व करते हैं। इस पेपर को जब कोई समझाएगा तो आपको और ध्यान सुनना चाहिए, या इस पेपर को घर जाके और ध्यान से पढ़ना चाहिए। जब ITS हो तब इसी को उठाएंगे, कॉन्सेप्ट यहां से क्लियर होगा। नई नई किताबें पढ़ने से कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है। आ रही बात समझ में? आप क्या करते हैं, बहुत लोग, ज्यादातर लोग रखते हैं बहुत अच्छे से पेपर, लेकिन कई लोग हैं कि पेपर रखे भी है, पढ़ते भी नहीं उसको। जब ITS आए तो नई किताब पढ़ने से बेहतर क्या है, आपने जो, मान लीजिए अगर पेपर 50 टेस्ट अगर आप दे रहे हैं स्टार्टिंग से, अभी तक कितना दे दिया होगा? 10 तो दिया होगा, 11 इधर दे दिया होगा, फास्ट दिया होगा 11 वो, और 11 ये 22-23 टेस्ट दे दिया ना। तो 22-23 दे दिया तो आपके पास बायो के कितने सवाल हो गए होंगे? 2000 से ज़्यादा सवाल हैं। आप दिमाग से सोचिए, अगर आपकी प्लानिंग सही नहीं होगी, मैं वही बात बता रहा था। आप एक लड़ाई जानते होंगे, 1526 में पानीपत का युद्ध हो रहा था, मैं देख रहा था उसका डॉक्यूमेंट्री कल रात में BBC पे, तो एक है बड़ा अच्छा बताते हैं। उसमें इब्राहिम लोदी के पास 1 लाख से ज़्यादा सैनिक थे, 1 लाख से ज़्यादा, और जो अपोनेंट था उसके पास सिर्फ 5-10-20 हज़ार लोग थे। तो वो जो ट्राइंगल है ना, पानीपत का जो मैदान है, वो समझ गया देख के कि लड़ना कैसे है, जाके किनारे कॉर्नर पे खड़े हो गए सब, कि फेस कितना करना है। तो प्लानिंग बहुत तगड़ी हो रही है, और 2000 लोग वो सिर्फ कम्युनिकेशन में लगा रखे थे। वो सिर्फ ऊपर से देखना है कि इब्राहिम लोदी कहाँ लड़ रहा है, उसी को मार देंगे, लड़ाई क्या होगी, खत्म हो। यानी 10,000 सैनिकों में से 2000 को खाली खड़ा करा रखा है, तुम बस ये उसका लोकेशन बताते रहना, पहाड़ियों के ऊपर से वो कहाँ है। तो प्लानिंग अगर आप सही नहीं करेंगे तो मामला क्या होगा, नहीं होगा। आ रही बात? तो मैं कह रहा हूं कि अगर वो 2000 सवाल आपके पास है तो 2000 सवाल बहुत है। समझ रहे हैं कि नहीं? अभी 2000 और आ जाएगा, आ जाएगी कि नहीं? तो कितने सवाल हो गए बायो के? 5000। कितने सवाल हो गए? 5000 में से मैं ये बोल रहा हूं कि 1500 सवाल रिपीट हो गए, तब भी आपको 3500-4000 सवाल मिले ना। आप यकीन मानिएगा, जब वो सारा पढ़ के जाइए और नीट का पेपर लाइएगा, उसी से मिलाइएगा और कहिएगा कि बाहर से आ गया। तो सिर्फ अगर वो आपको सवाल लगाना वो आ रहा है, तब भी आप 85, 87, 88 करके चले आएंगे। तो बात समझ रहे हैं? आप दूसरे दुनिया में पड़े रहते हैं, पता नहीं क्या करते हैं। आप अभी ITS आपको देना है, पीछे का पेपर रिवाइज करके लेकर ITS दीजिए, जब रिवीजन टेस्ट हो, देखिए आपका सवाल ITS में जो आ रहा है रिवीजन वाले में, वो कहीं आसमान से आ जा रहा है, सब उसी पेपर का है। अगर आपको आता है तो आप सब कर लेंगे। समझ रहे हैं? तो आज घर जाइए तो रिवीजन होने वाला है ना। पहला काम यही करिए कि जो पढ़ाया जा रहा है उसको पढ़िए, और पूरा पेपर जो आपने आज दिया है उसको इज्जत के साथ क्या करिए, रिवाइज करिए कि हर चैप्टर का क्या मैंने लगाया था। समझ रहे हैं कि नहीं? बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, बहुत बहुत ज़्यादा, बहुत तेज़ी से फ़ायदा होगा आपको। प्लानिंग बहुत ज़रूरी है, करिए उसको कि कैसे कर पाएंगे, नहीं तो पढ़ सब लोग रहे हैं। आ रही बात समझ में? चलिए, इसके बाद ये तो मैंने बोल दिया, इसको तो हटाना पड़ेगा, कई घंटे का वीडियो हो जाएगा। चलिए, क्या है, कौन सा सवाल था जी? 159। जल्दी, समय है ना? ठीक है, चलिए। 159 में ये वाटर का मामला है। देखिए, आप बता देंगे, तुरंत बता देंगे। पानी को तोड़ रहे हैं,
2H प्लस, आ रही बात समझ में? और क्या बनेगा यहां? और क्या बनेगा यहां? अरे कितने इलेक्ट्रॉन होंगे बताइए? 2, अच्छा 2 है तो 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। ये तो आपको पता है ना, ये इक्वेशन में दे रखा है क्या इसको? अच्छा दे रखा है, ऐसे इससे सवाल पूछा गया है, वेयर डज दिस रिएक्शन टेक प्लेस। आप बताइए रिएक्शन कहाँ होता है? आप सब लोग बताइए ना यार, ये कहाँ होता है? अभी मैं ऊपर वाले ही सवाल में दिखा रखा है, यानी ये ल्यूमेन में हो रहा है लेकिन इस मेम्ब्रेन पे चल रहा है। ये बात याद रखिए, एरो ऐसे बनाते हैं आप, कई लोग ये देखते हैं ये स्प्लिटिंग इस मेम्ब्रेन पे हो रही है अंदर की तरफ। ये बड़ा अच्छा सवाल है, क्यों? आपके दिमाग में क्या आता है? ल्यूमेन 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 ल्यूमेन। अरे यार ये मेम्ब्रेन पर हो रहा है ल्यूमेन साइड, मेम्ब्रेन पे हो रहा है ल्यूमेन साइड। ऑप्शन देखिएगा, तो स्ट्रोमा ल्यूमेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट, इनर साइड ऑफ थैलाकॉइड मेम्ब्रेन, इनर साइड होगा। आरी बात। दूसरा क्या है? व्हाट इज द बाई प्रोडक्ट ऑफ दिस? ऑक्सीजन। इसका बाई प्रोडक्ट क्या है? ऑक्सीजन, और इनर साइड हो रहा है, तो इसमें ऑप्शन क्या होगा आपका? तीसरा। अब कई लोगों ने इसको लगा क्या रखा होगा, अच्छा ऑक्सीजन और कहीं दिया ही नहीं है, तो फिर तो आउटर दे दिया, तो यानी ऑप्शन कंफ्यूजिंग तो नहीं है। अगर यहाँ ल्यूमेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट दे दिया होता ना थैलाकॉइड, और वहाँ ऑक्सीजन रिलीज दे दिया होता तो आधे लोग उसी को लगा देते। समझ रहे हैं बात? तो आपको ऑप्शन हमेशा अगर नहीं है ये इनर साइड ऑफ थैलाकॉइड वाला, तब आप ल्यूमेन के साथ जा सकते हैं, कोई बात नहीं है। बात समझ पा रहे हैं? ये बताइए, ये मेम्ब्रेन पर ही सारा काम चल रहा है ना यार, लाइट यही तो ट्रैप हो रहा है, तो स्प्लिटिंग कहाँ होगी? इस ल्यूमेन में कैसे फट जाएगा यार? आरी बात। या और Mn2+ ये जो बना रहा हो ये अंदर नहीं बढ़ा, इधर प्रेजेंट है वो मेम्ब्रेन पे। समझ रहे हैं बात? तो स्प्लिटिंग कहाँ हो रही है? मेम्ब्रेन पे, इनर साइड। बता देंगे तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा भाई? बोलो। 159 का आंसर क्या होगा इसका? तीसरा ऑप्शन होगा, थर्ड वाला। आ रही बात समझ? चलिए बता देंगे। अब आ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या है भाई? 160। आ रही बात समझ? साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन ऑपरेट व्हेन, इसमें दिक्कत कई लोगों को है, इसको बात करते हैं। साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन क्या पूछ रहा है? ये सवाल है ना, साइक्लिक फोटो फॉस्फोराइलेशन ऑपरेट पूछा होगा ना? क्या पूछा? ऑपरेट व्हेन, कब होगा? देखिए इसका आंसर मैं लिख रहा हूं, फिर आपको समझा रहा हूं। इस ऑप्शन के हिसाब से आंसर ले रहे हैं। क्या लिखा है? पहला ऑप्शन क्या था? पुअर। शांत हो जाइए। और दूसरा क्या था? लो लाइट डेंसिटी। ये ऑप्शन से आपके एक ऑप्शन क्या है? एनारोबिक कंडीशन। ये तीसरा एनारोबिक कंडीशन। अब मैं ये कह रहा हूं कि ये तीनों को एक्सप्लेन करते हैं, तीनों को। चलिए ध्यान सुनिए, यहां से कॉन्सेप्ट थोड़ा आपका अच्छा होगा। ठीक, ये तीन बातें, ये तीनों सही है, हम लोग ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं? तीनों। झूम रहे हो क्या तुम? नींद आ रही है? तीनों क्या है? सही है। हाँ देखिए कैसे बात कर लेते हैं। साइक्लिक की बात करें ना, तो पहले साइक्लिक को समझते हैं, फिर आंसर लेंगे। साइक्लिक और नॉन साइक्लिक, ये देखिएगा ध्यान से। यहां पर क्या है?
ये PS2 और PS1 है ना यहाँ पे, PS1 PS2 और ये भी क्या होगा PS1, यहाँ पर भी होगा PS2 और PS1। देखिए ध्यान से, तुरंत 1 मिनट में आंसर निकाल देंगे। देखिए समझिए, यहां पर चलता है क्या, ये क्या चलेगा यहाँ, नॉन साइक्लिक चलेगा ना, नॉन साइक्लिक। इस नॉन साइक्लिक का से क्या मिलेगा हमको, नॉन साइक्लिक से क्या मिलेगा, NADPH, ATP भी मिलेगा। आ रही बात समझिएगा, इस नॉन साइक्लिक से मिलेगा NADPH। एक बात समझिएगा, ये यूज कहां होगा, डार्क रिएक्शन मतलब कैल्विन साइकिल, ये यूज होगा कैल्विन साइकिल। कैल्विन साइकिल के किस स्टेप पे लगेगा, रिडक्शन कराएगा, रिडक्शन वाले पे क्या होगा, ये NADPH किस में कन्वर्ट हो जाएगा, NADP+ और किस में H+ और इलेक्ट्रॉन मिलेगा। आ रही बात। फिर ये अगेन आएगा यहाँ पे दोबारा, फिर यहाँ अगेन आएगा तो फिर ये फॉर्म होगा। ये बना कैसे है आपको पता है ना, ये बना कैसे होगा, यहाँ जब ये इस्तेमाल हुआ होगा क्या, NADP+, तो फिर ये आएगा अगेन, इधर आएगा ना, फिर ये प्रोसेस चलेगा। एक बात समझिए, जब CO2 की कमी होगी तो क्या कार्बोक्सिलेशन होगा, कम होने लगेगा ना, बहुत कमी हो जाएगी तो कार्बोक्सिलेशन बंद होने लगेगा। जब कार्बोक्सिलेशन नहीं होगा तो PGA रिडक्शन किसका होगा, PGA बनेगा नहीं तो रिडक्शन भी नहीं होगा। और जब रिडक्शन नहीं होगा तो क्या ये बनेगा, तो क्या नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन चलेगा, नहीं चलेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहीं आके फंस जाएगा, ये रिसीव ही नहीं करेगा, ये आएगा नहीं तो रिसीव कौन करेगा। इसका मतलब अगर कैल्विन साइकिल रुकेगा तो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन भी क्या होगा, रुक जाएगा। तो इसका मतलब नॉन साइक्लिक तो रुक गया, लेकिन क्या है जो कम रहे या ज्यादा रहे चलता ही रहेगा। इसको तो सिर्फ ATP बनाता है ना, इसको तो NADPH से कोई मतलब है नहीं, तो क्या अगर ये नहीं भी आएगा तो ये क्या होगा, चलता रहेगा। तो नॉन साइक्लिक को क्या कोई फर्क पड़ेगा, CO2 की एबिलिटी कम होगी तो साइक्लिक को, नॉन साइक्लिक साइक्लिक कोई फर्क पड़ेगा नहीं। इसका मतलब नॉन साइक्लिक भले बंद हो जाए लेकिन साइक्लिक क्या होगा, चलता रहेगा। समझ रहे बात, रेफरेंस में आंसर देना। आ रही बात समझ में, CO2 की एबिलिटी जब कम होगी नॉन डार्क रिएक्शन इफेक्ट होगा, डार्क रिएक्शन इफेक्ट होगा तो NADPH का क्या नहीं हो गया, ऑक्सीडेशन, NAD+ बनेगा नहीं। फिर इसका मतलब NAD+ नहीं बनेगा तो फिर जो PS2 है उसका इलेक्ट्रॉन रिसीव कौन करेगा, यानी NADPH भी नहीं बनेगा, इलेक्ट्रॉन वहीं पर फंसा रहेगा, फिर वाटर स्प्लिटिंग नहीं होगी और वो चेन क्या हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा, यानी नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन भी चल नहीं पाएगा। जब नहीं चल पाएगा तो इसका मतलब जब तक क्या नहीं होगा, CO2 की प्रॉपर एबिलिटी नहीं होगी तब तक कैल्विन साइकिल शुरू नहीं होगा, फिर चैन आगे बढ़ेगा नहीं। तो क्या है जिसको NADPH से कोई मतलब नहीं है, साइक्लिक वाले, वो बने चाहे नहीं बने कोई मतलब नहीं है। आ रही बात, तो वो तो चलता रहेगा ना, समझ रहे हैं। तो इस साइक्लिक के लिए पुअर एबिलिटी कोई फर्क नहीं करेगी, वो चलता ही रहेगा। ये बात क्या है, सही है। आ रही बात। दूसरी बात मैं कह रहा हूं कि क्या साइक्लिक में वाटर की स्प्लिटिंग होती है, और जब वाटर की स्प्लिटिंग नहीं होती है तो क्या ऑक्सीजन बनेगा, और जहां ऑक्सीजन नहीं बन रहा है वो एरोबिक कंडीशन है कि एनारोबिक, एनारोबिक कंडीशन पूछ रहे हैं आप, रिस्पिरेशन पे क्यों पहुंच जाते हैं यार, जो सवाल पूछ रहा है उसका मतलब देखिए, एरोबिक कंडीशन, नॉट एरोबिक रिस्पिरेशन। कंडीशन का मतलब ऑक्सीजन का होना या ना होना। तो क्या साइक्लिक में ऑक्सीजन होगा, नहीं होगा, तो कंडीशन एनारोब है कि एरोब है, एनारोब, तो सही होगा। ये भी क्या होगा, सही होगा। लो लाइट इंटेंसिटी की बात कर रहे हैं। ये बताओ, एक बात सीखिएगा, वहां जगह नहीं, मैं इधर एक्सप्लेन कर दूंगा। लो लाइट इंटेंसिटी, यहां देखिएगा, सीखिएगा इस बात को। ये फोटो सिस्टम है, देखना ध्यान से, ये देखो ध्यान से, यहां पे ये कौन सा सेंटर है बोलो, ये सब क्या है, लाइट हार्वेस्टिंग कंपोनेंट। नाम क्या है इनका, अरे बोलिए, एंटीना मॉलिक्यूल या LHC, यही सब बोल सकते हैं ना, हाँ एसेसरी पिगमेंट। अब एक बताइए, अगर मैं ये PS1 मानता हूं तो रेंज 400 से स्टार्ट हो जाएगा, कहां तक पहुंच जाएगा, 700 तक। तो इस एसेसरी या LHC से फायदा क्या हो रहा है,
एक फायदा ये है रेंज बढ़ जा रहा है ट्रैपिंग का, ये नहीं होता तो डायरेक्ट 700 का मतलब अगर रेंज भी बनाते तो ये जल जाता, एक रेंज बढ़ा। दूसरा फायदा क्या है, दूसरा फायदा ये है कि अगर 450 की लाइट है तो यहां ट्रैप होगी। मैं एक सवाल आपसे पूछता हूं, 450 नैनोमीटर वेवलेंथ की लाइट है, मैं सवाल पूछता हूं, ये 450 की है और यहां से 700 की आ रही है जो डायरेक्ट एब्जॉर्ब हो गई, ये बताओ किस में एनर्जी ज्यादा है, 700 में या 450 में? एक बात बताए थे कि E जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वेवलेंथ के। अबे नालायकों, एनर्जी जब बढ़ेगी तो वेवलेंथ क्या होगा, घटेगा। जब एनर्जी घटेगी तो वेवलेंथ क्या होगा, यानी जितना वेवलेंथ ज्यादा उतना ही एनर्जी कम। अगर इसमें एनर्जी ज्यादा होती तो ये जल जाता, खाक हो जाता जल के। आ रही बात समझ में कि नहीं? इनको ये बताया ना, डायरेक्ट रेंज इसी को बनाते 400 से 700 रिसीव करता रहता, इनकी जरूरत ही नहीं होती। इनको इसीलिए बनाया गया ताकि अगर कम वेवलेंथ की लाइट आए जिसके पास एनर्जी ज्यादा है, उसको डायरेक्ट यहां ना भेज के एक्सेसरी पिगमेंट्स के पास भेजा जाए, ताकि ये क्या करे, उससे एनर्जी निकाल के वेवलेंथ को बढ़ाए। जब भी यहां आएगा वेवलेंथ बढ़ा एनर्जी घटी, 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 यानी यहां तक आते आते इस लाइट में एनर्जी बहुत कम हो जाएगी और वेवलेंथ क्या होगा, बढ़ जाएगा, जिससे ये फोटो ऑक्सीडेशन से क्या होगा, बच जाएगा। फोटो ऑक्सीडेशन से क्या होगा, बच जाएगा। आ रही बात समझ में? जिससे फोटो ऑक्सीडेशन से क्या होगा, ये बच जाएगा। बता देंगे, बता देंगे। चलिए अब देखिए, मुझे बताना क्या था, लो लाइट इंटेंसिटी। एक बात समझिए, ध्यान सुनिए, लो लाइट इंटेंसिटी, जब एनर्जी को आप इंटेंसिटी मानिए। अब देखिए एक बात और सीखिए, मैंने एक बात लिखवाया होगा कि इंटेंसिटी जब हाई होती है, हाई इंटेंसिटी, तो होता है फोटो ऑक्सीडेशन। क्या होता है, लिखवाया था कि नहीं, फोटो ऑक्सीडेशन। इससे क्या मतलब निकला कि अगर इंटेंसिटी ज्यादा है तो एनर्जी ज्यादा है, तभी तो जल रहा है पिगमेंट। आप उल्टा सोचते हैं, इंटेंसिटी को किससे रिलेट करते हैं, वेवलेंथ से। आ रही बात समझ में? तो जब एनर्जी ज्यादा है इसका मतलब इंटेंसिटी ज्यादा है। आ रही बात समझ में? और इंटेंसिटी ज्यादा है तो वेवलेंथ क्या है, कम है। तो मैं कह रहा हूं कि लो, क्या लिखा है यहां, क्या लिखा है, लो लाइट क्या लिखा है, इंटेंसिटी है ना, डेंसिटी लिख दिया है, इंटेंसिटी, इंटेंसिटी। आ रही बात समझे, लो लाइट इंटेंसिटी। तो जब लाइट की इंटेंसिटी कम है मतलब वेवलेंथ क्या है, ज्यादा है। और वेवलेंथ ज्यादा है तो वेवलेंथ ज्यादा है मतलब मान के चलिए, मान लिया हमने वो 6 नैनोमीटर से 680 से ज्यादा है, तो उसमें PS1 एक्टिव होगा कि PS2? लो लाइट इंटेंसिटी मतलब एनर्जी कम है, मतलब वेवलेंथ क्या है, ज्यादा है। वेवलेंथ ज्यादा PS1 का होता है कि PS2 का? PS1। और PS1 साइक्लिक में है कि नॉन साइक्लिक में? अरे दोनों में, आपसे बात किया जाए दोनों में इन्वॉल्व है, लेकिन नॉन साइक्लिक में सिर्फ क्या है, PS1। यानी लाइट जब 680 से ज्यादा है इसका मतलब साइक्लिक होने वाला है कि नॉन साइक्लिक, साइक्लिक। तो हम किसकी बात कर रहे हैं, साइक्लिक। ऑपरेट यानी लो लाइट इंटेंसिटी है, इसका मतलब PS1 एक्टिव होने वाला है। आ रही बात समझ में? अब PS1 एक्टिव होगा तो क्या होगा, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। आ रही बात समझ में? तो लो लाइट इंटेंसिटी मतलब एनर्जी कम है, एनर्जी कम है तो वेवलेंथ ज्यादा है, वेवलेंथ ज्यादा है तो ये साइक्लिक के लिए फेवरेबल है कि नॉन साइक्लिक के लिए, यार साइक्लिक के लिए। और साइक्लिक में PS1 एक्टिव होता है कि PS2? PS1। समझ रहे हैं बात, समझ रहे हैं, सोच रहे हैं इस बात को? सवाल अच्छा है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सवाल है, समझ पा रहे हैं बात? अब मैं इसको उल्टा कर रहा हूं इसी सवाल को। बताइए, मैं कहूं हाई लाइट इंटेंसिटी मतलब क्या है, वेवलेंथ कम है, वेवलेंथ कम है तो एक्टिव कौन होगा, PS1 और PS2 दोनों एक्टिव हो सकता है।
मतलब क्या होगा, नॉन साइक्लिक। समझ रहे हैं? तो अगर यहां लिख देता हाई लाइट इंटेंसिटी, मतलब इसके लिए ऑप्शन सही नहीं होता, या एनारोबिक को एरोबिक कर देता तो ये भी साइक्लिक के लिए सही नहीं होता। वहां लिख देता कि हाई CO2 अवेलेबिलिटी, तब भी वो नॉन साइक्लिक के लिए, साइक्लिक के लिए सही नहीं होता। समझ रहे हैं ये बात? समझ रहे हैं? चलिए अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसके बाद कौन सा क्वेश्चन है? देखिए क्या भाई, 161 क्या है ये बोलना? साइक्लिक फोटोफॉस्फेट नॉर्मली अगर सब लोग जानते हैं भाई, साइक्लिक फोटोफॉस्फेट कहाँ होगा? सब लोग जानते हैं स्ट्रोमल लैमेली पर होता है। क्यों स्ट्रोमल लैमेली पर होता है? बताओ कि यहीं पर क्या प्रेजेंट है? ओनली PS1। तो इसका आंसर होगा स्ट्रोमल लैमेली। ऑप्शन कौन सा है? यानी फोर्थ ऑप्शन सही है। इसके बाद कौन सा क्वेश्चन है? देखिए 160 NADPS, इसमें क्या किसका प्रोडक्ट है भाई? ये लाइट रिएक्शन का कि डार्क रिएक्शन का? अरे बोलो किसका प्रोडक्ट है ये? लाइट रिएक्शन का प्रोडक्ट है ना। तो साइक्लिक का है कि नॉन साइक्लिक का यार? नॉन साइक्लिक का। साइक्लिक अभी तो बताया, साइक्लिक में सिर्फ ATP बनेगा, तो ये सिर्फ नॉन साइक्लिक का। तो ऑप्शन देखिए कौन सा है? इज जनरेटेड थ्रू नॉन साइक्लिक ETS ओनली। साइक्लिक से थोड़ी बनेगा, किससे बनेगा? सिर्फ नॉन साइक्लिक से। तो इसका आंसर क्या होगा? दूसरा, सिर्फ नॉन साइक्लिक से बनेगा, नॉन साइक्लिक ETS से। साइक्लिक में तो ATP बनता है। क्या बनता है? ATP। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 163 में क्या भाई? 163 में क्या? विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट कंसर्न विद द नॉन साइक्लिक प्रोडक्ट? ये तो हो ही गया। 163 नहीं, यही तो बताना है। कौन है जो नॉन साइक्लिक से कंसर्न नहीं कर रहा है? बताओ। नॉन साइक्लिक में स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल होता है कि नहीं होता है? ऑक्सीजन इवॉल्व होता है कि नहीं? सिंथेसिस ऑफ एसिमिलेटरी पावर क्या NADPH बनता है कि नहीं? बनता है ना NADPH यार। NADPH वही तो एसिमिलेटरी पावर है। क्या NAD+ का रिडक्शन होगा कहीं? रिडक्शन ऑफ NADPH बोला मैं, NAD+। अभी मैं आपको सिखाऊंगा ये बात। NAD+ होगा माइटोकॉन्ड्रिया में या साइटोप्लाज्म में। क्लोरोप्लास्ट में होता ही नहीं है, ये क्लोरोप्लास्ट में होता ही नहीं है। और फोटोसिंथेसिस कहाँ होगा? क्लोरोप्लास्ट में। वहां पर क्लोरोप्लास्ट में NADP+ होता है। NAD+ माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। दोनों कोएंजाइम में, दोनों का काम है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन कराना। साइट क्या है, जगह क्या है, अलग अलग है। आ रही बात समझ में? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 164 का फोर्थ। कौन सा आंसर होगा? फोर्थ। अब क्या भाई? 174। इसमें पूछा गया 164, इसमें पूछा गया है कि O2 कहां डिक्रीज होगा, रिडक्शन। O2 कहां कम होगा? नॉन साइक्लिक में या साइक्लिक में यार? साइक्लिक में। कहां होगा? साइक्लिक में। यानी ये साइक्लिक में। और साइक्लिक कब होता है? साइक्लिक फोटोफॉस्फोरेशन कब होगा? जब लाइट मोर देन क्या होगा? मोर देन 680 नैनोमीटर। ऑप्शन लगाइए, कौन सा ऑप्शन है 680 नैनोमीटर? पहला। तो पहला सही है। सही तरीके से सोचिए, सही तरीके से सोचेंगे आंसर तुरंत आएगा। आ रही बात समझ में? रिडक्शन, आप ऑक्सीडेशन रिडक्शन सोच रहे हैं। आ रही तो सोचो सोचो सोचो, कोई बात नहीं। आ रही बात समझ में? समझने बात। देखिए अब क्या है 165, इसमें क्या पूछा है भाई? नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन द रिजल्ट। अच्छा ट्रांसफर की बात करें, यहीं से बात कर लो ना। इलेक्ट्रॉन कैसे ट्रांसफर होता है? पहले कहां जाएगा? वाटर के पास, फिर किसके पास? PS2, फिर कहां जाएगा? PS1, फिर कहां जाएगा? NADPH। तो यही यहां लिख देंगे। वाटर है, वाटर से कहां गया? PS2 से कहां गया? PS1 से कहां गया? NADPH। ऑप्शन लगा दीजिए, कौन सा ऑप्शन है इसका? इस हिसाब से सेकंड ऑप्शन होगा। सही है। और बताइए इसके बाद 166 का क्या है? बताइए 166 में क्या दिया हुआ है?
कंडीशन लाइट वेवलेंथ 680 देन द फाइंड द करेक्ट ऑप्शन। इससे ज्यादा है, इससे ज्यादा है तो साइक्लिक होगा कि नॉन साइक्लिक? ऑप्शन में ये मेन, देखिए एक बात और सीखिए, आप क्वेश्चन कैसे पढ़ते हैं। जब आप पढ़ते हैं तो आप, मैं पढ़ रहा हूं तो मैं पूरा सवाल ही नहीं पढ़ रहा हूं, मैं बस उस मेन कोर पॉइंट को बस देख रहा हूं क्या है। मुझे मिल गया मोर देन 680, मैं सवाल लगा दूंगा, आ रही बात। तो आप पूरा सवाल के बीच पीछे क्यों पढ़ रहे? कई लोग तो तीन बार वो सवाल ये पढ़ते हैं। अरे वो मेन बात पे पंच करिए, पंच लाइन क्या है उसका, उसको ढूंढने की कोशिश करिए कि यही से सवाल, यही तो पूछ रहा है, बाकी तो बस ऐसे ही मसाला लगाया हुआ है। आ रही बात समझ? तो बात समझिए, वहां से आंसर अपने आप आएगा। सवाल को पढ़ने का ये सब तरीका है सीखने का, सवाल टाइम भी कम लगेगा और आप सवाल भी लगा लेंगे तुरंत। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पे, मोर देन क्या भाई 680। अब मोर देन जब 680 है, देखो ना यार, सोचो इतना अच्छे से सोचो, क्या होगा भाई? साइक्लिक होगा। अब आप ऑप्शन देख लीजिए, साइक्लिक पीपी, ऑप्शन देखिए क्या हो जाएगा। ओनली पीएस में नेगेटिव सही है, नॉन साइक्लिक वोट गलत है, ओनली एनडीपीएच वहां गलत है, स्पिंडल ऑर्डर गलत है, इलेक्ट्रॉन रिटर्न तो रिएक्शन सेंटर सही है, यानी ए और ई सही है, तीसरा ऑप्शन सही है। यार देखिए ना, अगर आप सोचेंगे सही ना तो आपको टाइम बहुत कम लगता है, समझ रहे हैं बात। अब देखिए इसके बाद क्या भाई 167, बताओ क्या ये यहां पे पूछा क्या गया है, द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर मॉलिक्यूल इन द, देखिए इसमें पूछा गया, किसका पूछा भाई? पीएस सेकंड और पीएस 1। ये बताओ यार, पीएस सेकंड का पहला इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन है? फियोफाइटिन। और इसका क्या भाई? ढूंढिए, कहीं मिलेगा फियोफाइटिन, पहला ऑप्शन मिल जाएगा आपको, यानी इन दोनों के हिसाब से कौन सा ऑप्शन सही है? फर्स्ट लग जाएगा। आ रही बात समझ में कि नहीं? अब क्या भाई 167 के बाद क्या आ जाएगा? देखिए बताइए 168 में क्या है? 168 में क्या पूछा भाई? ये सवाल पूछा गया कि कौन सा इनकरेक्ट है। क्या दिया हुआ है? ये एनसीईआरटी का फिगर है, ये सी दिया हुआ है, ऊपर गया, इसमें क्या भरा हुआ है भाई? ए मान लो है। इसके बाद ये वापस आ रहा है, यहां दिया हुआ है क्या? ये बी है। आ रही बात? देखिए ना, ये एनसीईआरटी में देखेंगे तो सी को तो क्या मानते हैं? पीएस 1। और ये क्या क्या भाई? प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। क्या होता है इसका? एफईएस। यार लगाओ ना सवाल। आ रही बात? ये नीचे आ रहा था, ये बी क्या है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन या सिस्टम। आ रही बात? ऑप्शन देख लो, सही लग जाएगा अभी फट से। ए क्या है? प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर फियोफाइटिन। गलत है। क्या है प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर? बोलो। एफईएस। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम सही है? बी, ये सही है, ये गलत है। आ रही बात समझ में? फिर क्या इसके बाद? तीसरा क्या दिया भाई? एब्जॉर्ब 680, नहीं, ये मैक्सिमम कितना कर सकता है? 700। आ रही बात समझ में? तो इसका मतलब आपका पहला तीसरा गलत है, तो फोर्थ ऑप्शन के साथ जाएंगे। इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? चौथा। समझ रहे हैं कि नहीं? समझ रहे हैं? चलो अब क्या भाई नेक्स्ट 169 पढ़ के भर लीजिए इसको। 169 में क्या है भाई? बोलो। फिल इन द ब्लैंक बाय द, सेलेक्ट करना। अच्छा, एंजाइम को देखिए, NADP रिडक्टेज एंजाइम इज लोकेटेड ऑन द ए। बताओ किधर होगा यार? सब लोग जानते हैं, स्ट्रोमल साइड है कि ल्यूमेन साइड? यार स्ट्रोमल साइड। आ रही बात समझ में? दूसरा, प्रोटॉन इन द स्ट्रोमा इन नंबर वाइल द सी द एक्युमुलेशन ऑफ प्रोटॉन क्या होगा भाई? डिक्रीज और ल्यूमेन। तो उस हिसाब से ऑप्शन क्या मिलने वाला आपको? अच्छा, और फिर लास्ट वाला पार्ट क्या है? एंजाइम का एफ नॉट में, तो आप किसके साथ चले जाएंगे? फर्स्ट। 169 का ऑप्शन क्या होगा? फर्स्ट। और बताइए 170 का क्या होगा? डेवलप, ये बात समझ रहे? 170 वाला एक्सप्लेनेशन देखिए, इसमें पूछा गया है ना कि डेवलपमेंट ऑफ प्रोटॉन ग्रेडियंट ऑन टू साइड ऑफ द थैलेकॉइड मेम्ब्रेन ऑफ फॉर एटीपी ड्यू टू ऑल एक्सेप्ट, यानी कैसे होता है, किसके द्वारा? एक बात समझिए, देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात है, ये सवाल भी अच्छा है। पहला ऑप्शन देखो कैसे गलत है। हाँ, पहला ऑप्शन जो है ना, पहला ऑप्शन नहीं ना गलत, वही ढूंढना है, एक्सेप्ट है।
तो वो गलत है, उसी को ढूंढना, वही सही है। देखिए, अरे तो गलत है तो उसी को ढूंढ लेना है, वही तो ढूंढ रहे हैं हम लोग। आ रही बात? देखिए ये मामला देखो, यही तो बनाया था आपको केमोऑस्मोटिक हाइपोथेसिस। आप बताइए, यहां पी क्यू बैठा हुआ है, ये पी क्यू यहां से प्रोटॉन खींचता है, यहां फेंक रहा है, तो क्या ये ग्रेडियंट बनाया या नहीं बनाया? यहां पे आपका PS1 है, ये NADPH बना हुआ है यहां पे, तो ये भी क्या कर रहा है? प्रोटॉन के लेवल को इधर कम कर रहा है, इससे भी कम हो रहा है, इससे भी कम हो रहा है, यहां प्रोटॉन बढ़ रहा है। इसके अलावा एक और कौन सा तरीका भाई? यहां पानी टूट रहा है, तो पानी टूटने से भी प्रोटॉन क्या है? बढ़ रहा है। अब ये पहला ऑप्शन, ये सारे ऑप्शंस क्या है? ग्रेडियंट को बनवा रहे हैं। लेकिन जो फर्स्ट ऑप्शन है उसमें ये H+, अब इससे क्या हुआ है? यहां बढ़ गया है और इधर H+ घट गया, तो ये यहां से कहां जाना चाहेगा? बाहर। तो ये किसके थ्रू जा रहा है? अरे भाई किसके थ्रू? चैनल के थ्रू। ट्रांस मेम्ब्रेन चैनल बीच में धसा हुआ, इसीलिए बोल रहे इसको। तो यहां से H+ बाहर आ रहा है। ये बताओ, ये अंदर से बाहर आ रहा है, तो ये ग्रेडियंट को कम कर रहा है या ज्यादा कर रहा है? कम कर रहा है। तो पहला ऑप्शन यही तो है, पहला पढ़िए ना, मूवमेंट ऑफ प्रोटॉन अक्रॉस द मेम्ब्रेन टू स्ट्रोमा थ्रू द ट्रांस मेम्ब्रेन चैनल ऑफ F0 एंड F, यानी कहां से? स्ट्रोमा में आ रहा है, किसके थ्रू? ये क्या है? ये क्या भाई? F0, और ये क्या है? F1, इसके थ्रू आ रहा है। तो इसका मतलब ये कर क्या रहा है? ये ग्रेडियंट बनवा थोड़ी रहा है, कम कर रहा है। तो ये पहले मिल जाएगा आपको ऑप्शन फर्स्ट, गलत है। समझ रहे हैं कि नहीं? बाकी सब क्या कर रहा है? फोटोलिस्ट वाला ग्रेडियंट बना रहा है, ये पंप करके ग्रेडियंट बना रहा है, ये NADPH बनवा कर, ये लिखवाया होगा कि हाउ टू प्रोटॉन ग्रेडियंट फॉर्म इन द क्लोरोप्लास्ट, 3 तरीका बता नहीं। तो बात समझिए ना, आ रही बात? समझिए बात यार, सोचिए, कॉपी को पढ़िए 10 बार 20 बार, आ रही बात समझ में कि नहीं? देखिए इसके बाद ये वाला फिगर देखिए, कितना आसान फिगर है। इसमें ये केमियोस्मोटिक का फिगर दिया हुआ है, लेबलिंग दिया हुआ है, ए वाले पार्ट पे दिया हुआ है। ए पे क्या होगा भाई? 171 छूट गया क्या? क्या है 171? जेड स्कीम की बात कर रहा है। अरे जेड स्कीम में कहां से कहां जाएगा ये? मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द फियोफाइटिन टू द प्लास्टोसाइनिन, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन अपहिल पूछ रहा है बस। तो ये जाएगा कहां गया? मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं, फोर्थ वाला आंसर होगा। देखिए अपहिल का मूवमेंट भी आ जाएगा, यही तो अपहिल मूवमेंट है। PS1 से ऊपर गया फियोफाइटिन, ये चौथा ऑप्शन है, यानी आपका मिलेगा क्या? 171 का आंसर क्या है? 171 का आंसर क्या है? चौथा। ये अपहिल मूवमेंट है। अगर ये NADPH बनाना है क्या? डाउनहिल मूवमेंट है। समझ रहे बात? लिखवाया था जेड स्कीम में। देखिए अब क्या? 172 172 172 क्या है भाई? 172 ये जान रहे हैं आप? आ रही बात समझ में कि नहीं? क्या आंसर होगा इसका? जो इंपॉर्टेंट सवाल है उसको डिस्कस कर ले रहे हैं। ए और बी और सी, अरे सब लोग जानते हैं भाई। ए क्या है? PS2, और बी क्या होगा? साइटोक्रोम B6F, और PS1 क्या होगा? सॉरी सी जो है PS1। ऑप्शन क्या जाएगा? 172 का दूसरा, 173 का। सब लोग जानते होंगे कि डार्क रिएक्शन, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन देखना है। इट अकर ओनली इन द डार्क ओनली, गलत है। इट डिपेंड ऑन प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन, सही है। इट कैन नॉट अकर ड्यूरिंग द डे, गलत है। इट प्रोड्यूस शुगर, सही है। ए और डी क्या है? सही है। 170 बी और डी, हाँ ये नहीं, बी और डी सही है। तो कौन सा ऑप्शन है? फोर्थ। इसके बाद क्या भाई? कैल्विन साइकिल इन्वॉल्व, आपको बताया था ना कैल्विन साइकिल में क्या होता है? ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। तो जो आपका ऑक्सीडेटिव जो रिडक्टिव नहीं, ऑक्सीडेशन होगा, सॉरी रिडक्शन होगा और कार्बोक्सिलेशन होगा। पहला स्टेप कार्बोक्सिलेशन, दूसरा रिडक्शन, तीसरा रीजनरेशन। तो इसका मतलब यह है कि जहां पर रिडक्शन और कार्बोक्सिलेशन होगा वही वाला ऑप्शन होगा। दूसरे ऑप्शन में देखिए लिखा होगा रिडक्टिव कार्बोक्सिलेशन,
यानी 174 का आंसर क्या होगा? सेकंड। रिडक्टिव कार्बोक्सिलेशन, रिडक्टिव मतलब रिडक्शन और कार्बोक्सिलेशन मतलब CO2 को फिक्स करना। पहला स्टेप कार्बोक्सिलेशन और दूसरा स्टेप रिडक्शन। तो आंसर क्या होगा? रिडक्टिव कार्बोक्सिलेशन। क्या होगा? तो 174 का क्या होगा भाई? क्या है? दूसरा। फर्स्ट CO2 एक्सेप्टर, CO2 को पहली बार C3 साइकिल में कौन रिसीव करेगा? अरे बोलो यार, C3 में कौन CO2 को रिसीव करेगा? RUBP। और C4 में फॉस्फोइनॉल पायरुवेट। इस हिसाब से ऑप्शन क्या होगा आपका? दूसरा। 176 का बोलो यार, फॉर ईच मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज फॉर्म इन द प्लांट द नंबर ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल NADP। एक ग्लूकोज के लिए सब लोग जानते हैं यार, एक ग्लूकोज को बनाने में कितना एटीपी लगता है और कितना NADPS लगेगा? 12। तो 12 18 और 12 देखिए कौन सा ऑप्शन है? सेकंड ऑप्शन। 177 बोलो यार, 177 फॉर सिंथेसिस ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज द रिक्वायरमेंट ऑफ एटीपी। वही उल्टा कर दिया, तो कोई भी बता देगा एटीपी कितना लगेगा और NADH ऑप्शन क्या जाएगा? चौथा। 179 का क्या है? क्या पूछा? 178 क्या है? 178 पे देखिए, फॉर टू फिक्स 6 CO2 मॉलिक्यूल हाउ मेनी ATP मॉलिक्यूल आर रिक्वायर वाया द C4 पाथवे। अगर आप मान लो अगर 1 CO2 की बात करेंगे तो आप याद रखिए, अगर C4 साइकिल से जा रहे हैं तो यानी C3 में भी तो जाएंगे, C4 से होके जा रहा है, 5 लगेगा। आ रही बात समझ में कि नहीं? और अगर 6 की बात करेंगे तो 30 होगा। आ रही बात समझ में कि नहीं? तो एग्जैक्ट जो आंसर इसका होगा, अगर 1 की बात करें तो कितने मॉलिक्यूल हो जाएगा? 5। कौन सा ऑप्शन है 5 में? 1 की बात करेंगे तो ये आंसर जाएगा। आ रही बात? अरे यार तो हो गया ना आंसर, देख लो मैंने बोल दिया, करेक्शन तो हो ही गया है। जो क्या? अरे तो हो गया, मैं आंसर जो सही वो बता रहा हूं कि आंसर क्यों पहुंच जाए, वो तो हो गया ना, वो गलती को। चलिए 178 का क्या भाई? तीसरा जो सही आंसर बता रहे हैं। 179 फॉर द साइक्लिक पाथवे गिवन बिलो द विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज इनकरेक्ट। कौन इनकरेक्ट है भाई? पहला ये बताया, राइबोलोज 1/5 बिस फॉस्फेट, CO2 मिला, कार्बोक्सिलेशन हुआ, सही है गलत? अरे सही है ना यार। और 3 फास्फोग्लिसरिक एसिड, हाँ इसका क्या हो जाएगा? रिडक्शन, सही है। ट्राइलोज फॉस्फेट, इसमें क्या पूछा है? दिस फर्स्ट इज द मोस्ट क्रूशियल स्टेप, पहला सही तो है, क्रूशियल होगा। ड्यूरिंग द सेकंड स्टेज ATP एंड NADPS मॉलिक्यूलर यूटिलाइज, सही है। गलत पूछा है क्या? एक्टिविटी ऑफ रुबिस्को कार्बोक्सिलेज रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट। ATP एज वेल RUBP आर फाउंड ड्यूरिंग द रीजनरेशन, गलत है। चौथा वाला डायरेक्ट बोला ना यार, ऐसे ही गलत है। 179 क्या भाई? चौथा। और बोलो कैल्विन 180। अब इसमें सब लोग जानते हैं भाई, 180 में कुछ है नहीं। आपको साइकिल याद है तो पहले में क्या ए के जगह पर क्या बनेगा? ऑक्सिलोएसिटिक एसिड ना, तो फिक्सेशन बोलेंगे प्रोसेस को, और बी वाले को प्रोसेस को, और सी वाले को। आंसर क्या जाएगा? 180 का क्या आंसर है? दूसरा। 181 में भी थोड़ी दिक्कत हुई थी आपको, इसको करेक्शन कराया गया था क्या? तो इस ऑप्शन के हिसाब से चारों सही था, 181 का चारों सही था। तो करेक्शन के बाद देख लीजिएगा क्या सही था। 182 पे आ जाइए। 182 में आप सब जानते हैं भाई, क्या करना है इसमें? देखना है कितना सही है कितना गलत है। क्रांच एनाटॉमी की लेना बताओ, थिक वालों की नहीं बंडल सिस सेल की। सब लोग जानते हैं, तो ए वाला सही है, बी वाला गलत है। नो इंटरसेलुलर स्पेस सही है, AC सही हो गया। मेनी इंटरसेलुलर स्पेस गलत है, और फ्यू क्लोरोप्लास्ट गलत है, लार्ज क्लोरोप्लास्ट। यानी A सही है, C सही है और F सही है। तो ACF किस में दिया हुआ है? यानी सेकंड ऑप्शन सही है। समझ रहे हैं बात? अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन 180। हाँ इसको छोड़ दीजिए, 183 और 184 ये तो आपको एक्सप्लेनेशन दे सकते थे। आप जानते हैं कि 184 में क्या बनता है भाई? माइटोकॉन्ड्रिया कहीं भी बन जाएगा। चलिए दोनों को बोनस करिए। आ जाइए 185 पे। 185 पे C4 साइकिल में 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज, बताओ कितना बनेगा? अरे एक के लिए 5 लगता है ना, तो ग्लूकोज के लिए कितना लगेगा?
अरे C4 साइकिल पूछा है कि C4 प्लांट पूछा है? प्लांट 30 के साथ जाएंगे ना, 30। अच्छा एडिशनल पूछा है, हाँ जब एडिशनल पूछा है तो ऐसे लगाएंगे, टोटल आपको लगता है केल्विन साइकिल में, C3 साइकिल में कितना लगता है 18, C4 साइकिल में टोटल बताओ यार, अरे टोटल बताओ ना यार 30। आ रही बात, एडिशनल की बात करोगे माइनस कर दो, 30 माइनस 18 मतलब क्या होगा 12 ATP। आ रही बात समझ में? तो 185 का आंसर क्या है? दूसरा, इसका जो ऑप्शन होगा वो दूसरा ऑप्शन सही है। 186 का क्या बोलो? 186 में आप याद रखिएगा कि क्या करना भाई, अरे बोलो यार 186 में स्टेटमेंट पढ़ेंगे तो पहला फर्स्ट फोटो रिस्पायरेशन प्रोटेक्ट प्लांट फ्रॉम द फोटो, सही है? नहीं, फोटो रिस्पायरेशन पूछा है क्या, गलत है। और बी वाला क्या, लाइट इंड्यूस रिएक्शन में भी डैमेज फॉर द मशीनरी, सही है। तो ए गलत है और बी सही है। क्या दिया था आंसर? तो इसका करेक्शन नहीं करा थे क्या? अच्छा देख लेते हैं, चलिए आगे आ जाइए। 186 का क्या भाई? 187 सब लोग जानते हैं, इसमें ऑप्शन के हिसाब से तो मान नहीं पाएगा तो आ जाइए। 187 में क्या भाई, दोनों C3 साइकिल में पूछ रहा है ना, दोनों में पीजी होगा, दोनों में क्या होगा, दोनों में पीजी होगा। आंसर क्या जाएगा? पहला आंसर फर्स्ट। अरे यार C4 पूछा है, C4 प्लांट पूछा है, मारेगा अभी थप्पड़ थप्पड़। C4 प्लांट में C3 साइकिल क्या प्रोडक्ट होगा? तुम यहां हो तो कुछ और हो गए, या ट्रेन में चले जाओगे तालियों वाला के साथ तो वो हो जाओगे यार, जहां चले जाओ वही रहोगे ना। क्या बात है यार, C3 साइकिल चाहे C4 में चले या C3 में चले, बात तो एक ही है। अब आ जाइए नेक्स्ट, द फर्स्ट टेबल प्रोडक्ट आइडेंटिफाई द केल्विन साइकिल, बताओ क्या है? ये तो बता ही दिया। 188 क्या होगा भाई? अरे बोल दो डायरेक्ट, क्या लिखूं मैं? सब लोग जानते हैं, ये सब डिस्कस करने वाले जानते हैं। पहला ऑप्शन होगा स्ट्रोमल लैमेली लैक। क्या नहीं होता स्ट्रोमल लैमेली के पास, बोलो। चौथा ऑप्शन होगा क्या नहीं होता बताइए, तो होगा क्या PS2 और NADP रिडक्टेज। एक ऑक्सीजन बनाने के लिए कितनी बार मैंने बताया था यार? 8 क्या लगता है फोटोन। 8 वाला ऑप्शन किधर है? दूसरा। 191 में क्या दिया हुआ है? 191 में सिंगल मॉलिक्यूल फॉर्म द रिएक्शन सेंटर के क्लोरोफिल ए होता है, सब लोग जानते हैं। तो आप पहला आंसर जाएगा। 192 में क्या जाएगा बोलो? अरे 192 में रिएक्शन सेंटर इन द पिगमेंट सिस्टम इज साइट ऑफ फोटोलिसिस, नहीं होगा साइट ऑफ फोटोफॉस्फोरेशन। अरे इसमें साइट ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिएक्शन सेंटर से क्या निकलता है? इलेक्ट्रॉन। आ रही बात समझ में? आंसर क्या होगा इसका? तीसरा 192 का। 193 भाई क्या है भाई? 193 में याद रखिएगा पहला सही है, ब्राइट कलर, ब्राइट एंड ब्लू ग्रीन इन क्रोमेटोग्राम ग्राफ, सही है। चीफ पिगमेंट ऑफ लाइट हार्वेस्टिंग गलत है, LHC का पार्ट है ही नहीं है। सेकंड गलत है, तो पहला हो गया। और चौथा कॉल्ड यूनिवर्सल फोटो, सही है। पहला और तीसरा सही है, पहला तीसरा ऑप्शन किसमें है? फोर्थ। 194 का आंसर क्या भाई? क्या दिया हुआ है? फर्स्ट एक्शन स्पेक्ट्रम किसने कितनी बार बताया? TW एंगलमैन। आंसर क्या होगा इसका? पहला। 195 क्या है भाई? कंप्लीट द, अच्छा PS सेकंड को कंप्लीट करना भाई। PS 700 है तो PS सेकंड क्या होगा? 680, यानी कौन सा आंसर होगा? पहला। 196 बताइए, 196 में क्या पूछा गया है? ना, अच्छा बताइए। PS1 पहले डिस्कवर हुआ, PS2 बाद में, तो डिस्कवरी बेसिस होगा। आंसर क्या जाएगा भाई? सेकंड। यार कितना आसान सवाल है, कितनी बार बताइए, सब इतना अभी मैं बता रहा हूं आपको। 2 सेकंड के अंदर सवाल लगाना चाहिए। देखते यार ये बात समझ में कि नहीं? कब ये लग जाएगा? जब हैबिट में आ जाएगा। हैबिट में कब आएगा? जब पेपर को 20 बार सॉल्व करेंगे। इसके बाद क्या आएगा भाई? 193 हो गया। कौन सा सवाल है भाई? 7 भाई व्हाट इज द रोल ऑफ एंटीना मॉलिक्यूल इन द फोटो सिस्टम, बताइए क्या है भाई? बता, अभी बताया अभी कि फोटो ऑक्सीडेशन से बचाता है, और क्या है? रेंज को बढ़ा देगा। रिएक्शन सेंटर नहीं बताएगा, तो आपका पहला और तीसरा यानी फोर्थ के साथ जाएंगे। 198 बोलो।
कौन है जो हाइड्रोजन डोनर है ग्रीन सल्फर में? अरे H2S। कौन सा आंसर है? H2S किधर है? सेकंड ऑप्शन में 199। क्या पूछा गया भाई? डार्क रिएक्शन में प्रोडक्शन ऑफ ए क्या बनेगा? NADPH। बी क्या बनेगा? डार्क रिएक्शन पूछा है ना, तो डार्क रिएक्शन में डिपेंड ऑन, तो NADPH एंड बी ATP। तो ऑप्शन क्या जाएगा आपका? ATP और NADPH, यानी 199 का सेकंड। 200 का क्या भाई? हाउ मेनी ATP मॉलिक्यूल रिक्वायर इन द केल्विन साइकिल? एक यूनिट। अब एक बात बताइए, एक बात देखिए, 2 मिनट में देख ले, खत्म हो गया टाइम तो ज्यादा ही हो गया। क्या मामला है? इतने सॉल्व करने में, इतना ही सॉल्व करने में 4-5 सवाल तो ऐसा आ गया जो पुराने ही कॉन्सेप्ट का डायरेक्ट वही है, वो लगा लेंगे, ये भी लगा लेंगे। तो क्या यार, अगर आप इस चैप्टर का 500 सवाल क्या 200 सवाल लगा ले, वही सवाल बार बार रिपीट होगा। 20 साल का नीट का सब पेपर उठा लेंगे, वो सब लगा लेंगे आप। तो बात समझिए, आपको नई चीज बहुत ज्यादा लगाने की जरूरत, इसी को बार बार लगाइए। चलिए।